Hello friends, welcome back to our channel NeetNet. Hope you guys are fine. Today we are going to start our topic that is the prokaryotic replication. लेकिन प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन शुरू करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट एंजाइम के बारे में बात करेंगे दैट इज़ द टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज जो है ये डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर यूज़ किया जाता है और ये एक असेंशियल एंजाइम है। तो टोपोआइसोमरेज क्या करता है, आप पहले हम सबको पता है कि हेलिकेज जो है वो क्या करता है, वो अनवाइंडिंग के अंदर हेल्पफुल होता है। तो जैसे आप एक रस्सी का एग्जांपल लीजिए, पहले हमारे पास एक रस्सी है, उस रस्सी को हम खोल लेंगे। जब हम उसको ओपन करते हैं, उसके उसके दोनों स्ट्रैंड्स को पकड़ के जब हम ओपन करते हैं तो आगे जो है वो एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिससे हम कितने भी फोर्स लगा ले, कितना ही ओपन करने की कोशिश कर ले, लेकिन अगर दोनों स्ट्रैंड को पकड़ के खींच के अगर हम ओपन करें तो वो ओपन नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे गांठ लग जाती है। ऐसे ही डीएनए के अंदर होता है कि डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसको हेलिकेज क्या करता है, इसके दोनों स्ट्रैंड को वो ओपन करता हुआ चलता है। दोनों स्ट्रैंड को जब वो ओपन करेगा तो आगे कुछ दूर पे जाके यहाँ पे रिद्ध का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब एक गांठ का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम पॉजिटिव सुपर कोइलिंग बोल देते हैं। यहाँ पे कोइलिंग हो जाती है, तो इसको हेलिकेज जो है इसको पार करने के लिए, इससे आगे जाने के लिए, ताकि रेप्लिकेशन हो सके, हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जिस एंजाइम को हम कहते हैं टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज क्या करता है, ये जो पॉजिटिव सुपर कोइलिंग जो है इसको ये हटा देता है, यहाँ से डीएनए को क्या करता है, ये रिलैक्स कंडीशन के अंदर ले आता है। तो टोपोआइसोमेरेज का काम क्या होता है, ये डीएनए की एक टोपोलॉजिकल फॉर्म जो है उसको ये दूसरी टोपोलॉजिकल फॉर्म जो है उसके अंदर ये कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमारे पास ये पॉजिटिव सुपर कोइल्ड डीएनए है, उसको क्या करता है, ये रिलैक्स कंडीशन में करेगा। रिलैक्स करने के बाद क्या करता है, ये नेगेटिव सुपर कोइल्ड कंडीशन में इसको ले जाएगा। नेगेटिव सुपर कोइल्ड में ले जाएगा तो मतलब यहाँ पे हेलिकेज जो है उसके पास और भी ज़्यादा टाइम रहेगा उसको ओपन करने के लिए, क्योंकि वो नेगेटिव सुपर कोइल में है। नेगेटिव सुपर कोइल से पहले वो रिलैक्स कंडीशन में आएगा, रिलैक्स के बाद वो पॉजिटिव सुपर कोइल्ड जो है उस कंडीशन में जाएगा, तो हेलिकेज जो है वो आराम से काम करता रहेगा। टोपोआइसोमेरेज हमारे पास दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 टोपोआइसोमेरेज एंड टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज। टाइप 1 के अंदर भी हमारे पास दो होते हैं, टाइप 1A टोपोआइसोमेरेज एंड टाइप 1B टोपोआइसोमेरेज। टाइप 1A और टाइप 1B क्या करते हैं, ये जो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके जो सिंगल स्ट्रैंड जो है उसके ऊपर कट लगाते हैं। कट लगा के क्या करते हैं, इस स्ट्रैंड को रोटेट कर देते हैं और यहाँ पे कोई भी एटीपी जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। टाइप 2 जो है वो क्या करता है, वो दोनों स्ट्रैंड को कट करता है, यहाँ पे एटीपी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए आप टोपोआइसोमेरेज 1 जो है इसका ए होता है, मतलब इसका टाइप ए होता है और बी होता है। टोपोआइसोमेरेज 1A और 1B ये क्या करते हैं, ये स्ट्रैंड पासेज और रोटेशन से कराते हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी एक तो एटीपी की जरूरत नहीं होती है। ये क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिवली सुपर कोइल्ड डीएनए जो है इसको ये रिलैक्स कंडीशन में ले आते हैं, या फिर ये नेगेटिव सुपर कोइल्ड कंडीशन जो उसमें ले जाते हैं। कैसे करते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड कट लगाते हैं। जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास, ये एक स्ट्रैंड के ऊपर क्या करते हैं, कट लगा देते हैं, और कट लगाने के बाद क्या करते हैं, स्ट्रैंड को पास कर देते हैं। मतलब जो ये यहाँ पे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, यहाँ पे कट लगाया, कट लगा के क्या करेंगे, जो दोनों स्ट्रैंड है ना इसको उठा के ये जो वाला है ना इसके नीचे ले आएंगे, मतलब स्ट्रैंड जो है उसको एक जगह से लाके वो दूसरी जगह के ऊपर ले आएंगे। तो मतलब ये जो था ना इसके नीचे आ जाएंगे, यहाँ से निकल के ये नीचे आ जाएंगे, तो क्या कर दिया, इसको रिलैक्स कंडीशन में ले आए। ये ऐसे करते हैं। तो टोपोआइसोमेरेज क्या करेंगे, मतलब ये पॉजिटिव सुपर कोइल्ड जो है उसको रिलैक्स कर देंगे, जिससे जो है हेलिकेज आराम से काम कर सके। टोपोआइसोमेरेज 2 की अगर हम बात करें तो टोपोआइसोमेरेज 2 क्या करता है, हमारे पास टोपोआइसोमेरेज 2 जो है इसके लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे ये भी स्ट्रैंड पैसेज करता है, लेकिन यहाँ पे डबल स्ट्रैंड ब्रेक कट करेगा, लगाएगा। ये क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है दोनों स्ट्रैंड को कट कर देगा। कट करने के बाद ये जो है एक एक स्ट्रैंड को खोल देगा, खोल के और नीचे लाके ये क्या करता है, उनको जोड़ देता है। तो ये पॉजिटिव सुपर कोइल्ड डीएनए को रिलैक्स कंडीशन में लेके आता है, और रिलैक्स होने के बाद उसको ये नेगेटिव सुपर कोइल्ड कंडीशन में लेके जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो टोपोआइसोमेरेज 1 जो है वो लिंकिंग नंबर को 1 से चेंज करता है, और टोपोआइसोमेरेज 2 जो है ये लिंकिंग नंबर जो है उसको ये -2 से चेंज करता है। मतलब यहाँ पे ये जो है ये -1 रहेगा, और यहाँ पे ये जो है ये -2 रहता है। ये 1 से चेंज करता है और ये 2 से चेंज करता है। लिंकिंग नंबर क्या होता है हमारे पास, अगर हम लिंकिंग नंबर देखें तो लिंकिंग नंबर क्या होता है, लिंकिंग नंबर होता है ट्विस्ट प्लस रिद।
ट्विस्ट प्लस रिद क्या होता है कि मतलब जैसे डीएनए जब ओपन होता है ना तो 8 ट्विस्ट लगते हैं, मतलब 8 बार वो टर्न होगा, टर्न होने के बाद ही एक रिद का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक गांठ का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे। तो लिंकिंग नंबर क्या होता है, टोटल 9 होते हैं। तो मैक्सिमम जो ट्विस्ट होती है वहाँ पे 8 होती है और उसके बाद ही रिद जो है उसका फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ही कोइलिंग जो है वो देखने को मिलती है 8 ट्विस्ट होने के बाद। तो टोपोआइसोमरेज 1 जो है ये लिंकिंग नंबर को 1 से चेंज करता है, -1 से चेंज करेगा। और जो टोपोआइसोमरेज 2 जो होता है ये क्या करता है, ये लिंकिंग नंबर को -2 जो है उससे ये चेंज कर देता है। तो ये है हमारे पास कि टोपोआइसोमरेज 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में भी टाइप 1A और टाइप 1B होता है। इसमें ये सिंगल स्ट्रैंड कट लगाते हैं, एक स्ट्रैंड पे कट लगाएंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, और फिर ये स्ट्रैंड को पास कर देते हैं। स्ट्रैंड पासेज होता है जिसकी वजह से वो रिलैक्स कंडीशन में चला जाता है। टोपोआइसोमरेज 2 क्या करता है, ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक लगाता है, डबल स्ट्रैंड को कट करता है, उसके बाद ये स्ट्रैंड को पासेस करता है और फिर ये आपस में एक दूसरे को जोड़ देता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव सुपरकोइल्ड रिलैक्स में जाएगा, रिलैक्स के बाद वो नेगेटिव सुपरकोइल्ड कंडीशन के अंदर वो चला जाता है। ये तो हमने प्रोकैरियोट्स के यूकैरियोट्स के बारे में बात करी थी। अब हम प्रोकैरियोट्स का बात करते हैं। जैसे हम बैक्टीरिया के अंदर जो टोपोआइसोमरेज है हम उसकी बात करते हैं। बैक्टीरिया का जो टोपोआइसोमरेज है उसको हम डीएनए गायरेज बोलते हैं, बैक्टीरियल डीएनए गायरेज। बैक्टीरियल डीएनए गायरेज क्या करता है, ये नेगेटिव सुपरकोइलिंग जो है वो इंड्यूस करता है। मतलब जो हमारे पास पॉजिटिव सुपरकोइल होगी उसको पहले ये रिलैक्स कंडीशन में लेके आएगा, फिर उस पे एक्ट करके ये नेगेटिव सुपरकोइल्ड कंडीशन के अंदर लेके जाता है। तो बैक्टीरियल डीएनए गायरेज जो है इसको हम बैक्टीरियल डीएनए टोपोआइसोमरेज 2 भी बोल देते हैं, दैट इज द डीएनए गायरेज। ये क्या करता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसके अंदर रेप्लिकेशन फोर्क के अंदर पॉजिटिव सुपरकोइलिंग बनेगी। जो पॉजिटिव सुपरकोइलिंग पे क्या होगा, यहाँ पे डीएनए गायरेज काम करेगा, ये रिलैक्स कंडीशन में लेके आएगा उसको, उसके बाद फिर वापस से उस पर डीएनए गायरेज काम करेगा और उसको वो नेगेटिव सुपरकोइल्ड कंडीशन के अंदर लेके आ जाता है। इससे क्या होता है, जो डीएनए गायरेज जो है ये नेगेटिव सुपरकोइल्ड कंडीशन में जब लेके आएगा तो ये रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो उसको फेवर करता है, ताकि हेलिकेज आराम से काम कर सके और रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो सके। हमारे पास एक ड्रग है दैट इज द नोवोबायोसिन। नोवोबायोसिन क्या करती है, ये गायरेज जो है इसको इनिबिट कर देती है। तो नोवोबायोसिन ये 2 नंबर के अंदर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन सी ड्रग किसको इनिबिट करती है, तो आप ये देख लीजिएगा नोवोबायोसिन जो है ये गायरेज को इनिबिट कर देती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ड्रग्स है, जैसे कैम्फोथिसिन हो गया, नोरफ्लेक्सिन हो गया, फ्लेक्सिन हो गया, सिप्रोफ्लेक्सिन हो गया। ये जो है वाइडली यूज्ड ड्रग्स है जो टोपोआइसोमरेज 2 जो है उसको ये इनिबिट करती है। इनिबिट कैसे, यहाँ पे कैम्फोथिसिन जो है इसको छोड़ दीजिएगा, ये नोरफ्लेक्सिन, फ्लेक्सिन, सिप्रोफ्लेक्सिन जो है ये गायरेज को इनिबिट करती है। और ये ड्रग को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग कहते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग कैसे होती है, ये जो है ये ड्रग वहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर जाएगी, इसके अंदर टोपोआइसोमरेज क्या करता है, ये कट तो लगा देता है वहाँ पे, इसको नेगेटिव रिलैक्स करने के लिए पॉजिटिव सुपरकोइल के बाद कट लगा देता है, लेकिन ये जोड़ नहीं पाएगा तो वहाँ पे जो है डीएनए मतलब डैमेज हो जाएगा, डैमेज होगा वहाँ पे रेप्लिकेशन भी नहीं होगा, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो इसको हम बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग बोलते हैं। फ्लेक्सिन, नोरफ्लेक्सिन और सिप्रोफ्लेक्सिन जो है ये यहाँ पे काम करती है। कैम्फोथेसिन जो है ये यूकैरियोटिक ड्रग है और ये टोपोआइसोमरेज 1 जो है यूकैरियोटिक टोपोआइसोमरेज 1 उसको इनिबिट करती है। हम यूकैरियोटिक टोपोआइसोमरेज इनिबिटर्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक तो कैम्फोथेसिन आता है, दूसरा अगर हम बात करें तो इसके अंदर आते हैं डोक्सोरुबिसिन आता है, इरिनोटिकन आता है, इटोपसाइड आता है, ये यूज़ करे जाते हैं। और ये कैंसर जो है उसके ट्रीटमेंट में, जैसे कोलोरेक्टल कैंसर, लंग कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इनके लिए यूज़ करे जाते हैं। इसके अलावा कुछ क्विनोलोन्स यूज़ करे जाते हैं जो टोपोआइसोमरेज 2 को इनिबिट करते हैं यूकैरियोट्स के अंदर ही। इसके अंदर इसके एग्जाम्पल हमारे पास हो गया नेलिडिक्सिक एसिड हो गया, नोरफ्लोक्सिन हो गया, लिवोफ्लोक्सिन, मोक्सीफ्लोक्सिन, ये सारी याद करने की चीज़ें हैं। ये तो आपको ड्रग्स के नाम जो है याद करने पड़ेंगे। यूकैरियोटिक टोपोआइसोमरेज भी क्या करता है, ये एंटी कैंसरस ड्रग है, ये जाके काम करेंगे कैंसर को ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये रेप्लिकेशन को इनिबिट कर देते हैं। ये डीएनए जो है उसको फ्रेगमेंटेशन करा देते हैं, मतलब उसका कट लगवा देंगे और कट लगवाने के बाद क्या होगा, वहाँ पे ये जोड़ नहीं पाएंगे, जोड़ेंगे नहीं तो फिर वो है वहाँ पे एपोप्टोसिस हो जाएगा। एपोप्टोसिस होने के बाद क्या होता है, रेप्लिकेशन मतलब फ्रेगमेंटेशन हो गया, वो जोड़ ही नहीं पाया तो इनिबिट तो अपने आप ही हो जाएगा। तो ये जो थे ये क्या करते हैं, ये ड्रग्स ये इनिबिट कर देते हैं यूकैरियोटिक टोपोआइसोमरेजेस को।
अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बारे में कि बैक्टीरिया जो है उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि रेप्लिकोन मॉडल के बारे में बात करते हैं। पहले रेप्लिकोन मॉडल क्या होता है हमारे पास कि जो द एंटायर डीएनए दैट इज रेप्लिकेटेड फ्रॉम एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज कोलेक्टिवली नोन एज द रेप्लिकोन। मतलब जो हमारा पूरा का पूरा जो डीएनए जो है वो हमारे पास ORI साइट जो है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जो साइट है, वहां से पूरा का पूरा जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है। इसको हम रेप्लिकोन बोलते हैं। रेप्लिकोन में क्या आता है, एक तो हमारे पास ORIC साइट होती है, जो इसके लिए यूकैरियोट्स के अंदर ORIC साइट होती है, जिसको हम ओरिजिन C बोलते हैं। ये एक सिस एक्टिंग साइट होती है और हमें पता है AT रिच होती है। AT रिच जो होती है इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, ये इजीली मतलब सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर जा सकते हैं, इजीली हेलिकेज जो है इसको ओपन कर देता है। दूसरा क्या है, ORIC साइट जो है उसके ऊपर इनिशिएटर प्रोटीन आके बाइंड होते हैं। प्रोकैरियोट्स में हमें पता है कि DNA जो है वो इनिशिएटर प्रोटीन की तरह काम करता है, वो यहाँ पे आके क्या होता है, यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा। इनिशिएटर प्रोटीन्स जो है DNA-B है। DNA-B क्या करता है, ये AAA फैमिली से बिलोंग करता है। AAA फैमिली कौन सी होती है, दैट इज द ATPase एसोसिएटेड विद वेरियस एक्टिविटीज। मतलब ये जो भी काम करता है उसके लिए ATP की इसको जरूरत पड़ती है। ATPase एसोसिएटेड होता है, ये इसको ATP बाइंडिंग मोटिव होती है, ATP यहाँ पे आके बाइंड हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ORIC साइट है, रेप्लिकोन है, यहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू होगा। इनिशिएटर प्रोटीन जो है इसको रिकॉग्नाइज करेगा, आके बाइंड होगा। उसके बाद यहाँ पे ये DNA-B और DNA-C जो है, DNA-C हेलिकेज लोडर हो गया, DNA-B जो है वो हेलिकेज हो गया, उसको उसकी वजह से यहाँ पे हेलिकेज लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद क्या है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने हमारी जो प्रीवियस लेक्चर थे उनके अंदर हमने देखा था कि मतलब अगर हम रेप्लिकेटर सीक्वेंस के बारे में बात करें तो वो 245 बेस पेयर की होती है। इसके अंदर 9 मर और 13 मर सीक्वेंस होती है। 9 मर सीक्वेंस जो है वो 5 टाइम्स रिपीट होती है। 13 मर सीक्वेंस जो है वो 3 बार रिपीट होती है। इसके अंदर क्या होता है, DNA-A जो है हमारे पास, जो इनिशिएटर प्रोटीन है, ये जो पूरी की पूरी सीक्वेंस है ये AT रिच होती है। DNA-A इनिशिएटर प्रोटीन आता है, उसके पास 2 बाइंडिंग साइट होती है। जो सबसे पहले 9 मर सीक्वेंस के ऊपर आके बाइंड होता है अपने एक डोमेन से, और जो दूसरे डोमेन जो है उस पर वो 13 मर से पे आके बाइंड होता है। 13 मर जो है उसके लिए उसके पास ATP डिपेंडेंट होता है, मतलब वो ATP का यूज करता है 13 मर के लिए। और फिर जो 13 मर है यहाँ से इसको क्या करता है, ओपन कर देता है। ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड जो है DNA जो है इसको ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट कर देता है। ये आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में ये डिटेल में देख सकते हो। तो ये था हमारे पास, ये रेप्लिकेशन सीक्वेंस का बारे में हमने देख लिया। हमने ये भी देखा था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर जो रेप्लिकेशन होता है, उसके रेप्लिकेशन की अगर बात करें तो जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है उसके 180 डिग्री अपोजिट साइड के अंदर ही हमें टर्मिनेशन के लिए देखने को मिलता है। एक ही ओरिजिन देखने को मिला था और उसके 180 डिग्री अपोजिट जो है वहाँ पे टर्मिनेटर सीक्वेंस थी। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में ही, दैट इज द आर्कीबैक्टीरिया सल्फोलोबस। आर्कीबैक्टीरिया सल्फोलोबस जो है इसके अंदर हमें 3 ओरिजिन देखने को मिलते हैं। ORI साइट जो है वो हमें 3 देखने को मिलती है। अब हम बात करें इनिशिएटर प्रोटीन की, अगर बात करें तो हमने देखा है अभी कि इनिशिएटर प्रोटीन जो है वो DNA-A है, ATP के साथ ही बाइंड होता है। ये AAA फैमिली से बिलोंग करता है। DNA-A क्या करता है, सबसे पहले ये ORIC जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है, तो ओरिजिन का सिलेक्शन करेगा। सिलेक्शन करने के बाद क्या करता है, ये जाके वहाँ पे बाइंड होता है, और बाइंड होने के बाद क्या करता है, ये हमारे पास DNA-B और DNA-C जो है, DNA-B हेलिकेज हो गया और DNA-C हेलिकेज लोडर, इनको ये एक्टिवेट करता है, उनको रिक्रूट करवाता है और वहाँ पे अनवाइंडिंग करवाता है। DNA-A जो है उसके पास 2 डोमेन होते हैं, एक डोमेन से वो 9 मर सीक्वेंस पे जाके बाइंड होता है, और जो ATP वाला जो डोमेन होता है दूसरा डोमेन, उससे वो 13 मर सीक्वेंस पे जाके बाइंड होता है और इसको ये ओपन करवा देता है। यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, अनवाइंडिंग करवाता है। तो 3 मेन काम होते हैं DNA-A के। ओरिजिन को सिलेक्ट करता है, एक्टिवेशन करवाता है DNA-C और DNA-B को, और फिर क्या करता है, ये 13 मर सीक्वेंस जो है वहाँ से ये अनवाइंडिंग करना शुरू कर देता है। जैसे अब आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये 9 मर और 13 मर सीक्वेंस होगी। DNA-A आएगा, सबसे पहले 9 मर सीक्वेंस पे आके बाइंड होगा, फिर जो दूसरा डोमेन जो है उससे वो 13 मर सीक्वेंस पे आके बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद 13 मर सीक्वेंस जो है यहाँ पे ये अराउंड 20 बेस पेयर का जो DNA होता है उसको ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे DNA-B और DNA-C जो है वो लोड करे जाते हैं, फिर हेलिकेज जो है इसको ओपन करता चला जाता है। तो 13 मर सीक्वेंस जो है वहाँ पे बाइंड होके ये इसको ओपन करता है। DNA-A, DNA-C, DNA-B, ये तीनों के तीनों एंजाइम्स जो है वो AAA फैमिली से बिलोंग करते हैं।
अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है इसमें कैसे इवेंट्स चलते हैं। तो वही बात है, अभी 2-3 बार तो ये रिपीट हो ही चुकी है कि जैसे 9 और 13 सीक्वेंस है, डीएनए ए अपने एक डोमेन से आके पहले 9 सीक्वेंस पे आके बाइंड होता है, फिर उसके बाद वो दूसरे डोमेन से 13 सीक्वेंस पे जाके बाइंड होगा। ये दूसरे मतलब ये 13 सीक्वेंस पे बाइंड हो गया ना, यहाँ पे आके डीएनए ए 20 बेस पेयर का अप्रोक्स डीएनए था, इसको इसने ये ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद जो डीएनए सी हेलिकेज लोडर है, डीएनए बी हेलिकेज है। हेलिकेज लोडर क्या करता है, वो डीएनए बी जो हेलिकेज जो है उसको लेके आता है, लेके आके ये हेलिकेज को यहाँ पे लोड कर देगा। लोड करने के बाद ये जो है अपनी पोलरिटी के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये मूव करने शुरू कर देते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो हेलिकेज जो है डीएनए बी वो 5' to 3' जो है वो मूवमेंट शो करता है। पोलैरिटी के बारे में भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो लैगिंग स्ट्रैंड जो है उसको ये टेम्पलेट के लिए की तरह यूज़ करता है अपनी मूवमेंट के लिए। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। डीएनए सी जो है वो इंटरेक्ट करता है ए के साथ, फिर बी को रिक्रूट करता है। बी जो है ये हेलिकेज है, हेक्सामर है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये हेलिकेज क्या करता है, ये ओपन मतलब डीएनए सी जो है ये इसको रिक्रूट करवा देता है हेलिकेज को, ये ओपन अप होके इसके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मतलब फिर अपनी प्रोसेस जो है ये शुरू कर देता है। अभी यहाँ पे देखिए, हमने देखा कि डीएनए सी जो है हेलिकेज लोडर, उसने डीएनए बी हेलिकेज को यहाँ पे लोड कर दिया 13 सीक्वेंस के बाद। उसके बाद क्या होगा, ये हेलिकेज जो है ये इसको ओपन करता जाएगा। ओपन करेगा तो इसके बाद क्या आएगा, हमारे पास प्राइमेज आएगा, मतलब रेप्लिकेशन की प्रोसेस शुरू होगी। प्राइमेज आएगा यहाँ पे। प्राइमेज क्या करता है, ये प्राइमर को ऐड करता है यहाँ पे। फिर प्राइमेज आएगा। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो प्राइमेज है वो डीएनए जी होता है। डीएनए जी जो है ये प्राइमेज की तरह काम करता है। प्राइमेज आएगा, ये आके बाइंड होगा, छोटे से आरएनए को सिंथेसाइज करेगा। उसके बाद प्राइमेज हट जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम आएगा, आके ये क्या करता है, ये कंप्लीट जो 3' एंड जो है उसको ये एक्सटेंड कर देता है। तो इसके अंदर अब हम बात करते हैं कि प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स, कि प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स क्या होता है। Association of DNA helicase, that is the DNA B, प्राइमेज DNA G and single stranded binding protein। हमें पता है जब DNA जो है हेलिकेज है इसको DNA को ओपन करता जाएगा। DNA को जब वो ओपन करता रहेगा यहाँ पे, तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है वो यहाँ पे आके बाइंड हो जाएंगे। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्यों आके बाइंड होते हैं, ताकि ये वापस से डबल स्ट्रैंडेड DNA के अंदर ये कन्वर्ट ना हो सके। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स इनके ऊपर आके बाइंड हो जाएंगे। साथ में यहाँ पे DNA हेलिकेज तो है ही जो ओपन करेगा, ATP का यूज करके क्या करता है, ये डीएनए को ओपन करता हुआ चला जाता है। और प्राइमेज डीएनए जी आएगा जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस को शुरू करने के लिए जरूरी है। तो जो ये तीनों का जो ये एसोसिएशन होता है हेलिकेज का, प्राइमेज का और एसएसबी का, वो प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स है। ये ध्यान रखना आप, ये 2 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है इसमें पार्ट बी के अंदर, ये एग्जाम के अंदर। तो कि प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से एंजाइम्स जो है वो आते हैं, तो हेलिकेज, प्राइमेज और एसएसबी, इनके नाम भी याद रखना, डीएनए बी, डीएनए जी और एसएसबी यूज करे जाते हैं। प्राइमेज जो है ये टाइटली एसोसिएट नहीं रहता फोर्क के साथ। क्यों नहीं रहता, क्योंकि जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है उसके अंदर तो प्राइमेज की बस एक बार जरूरत होती है। प्राइमेज जो है वो आएगा, थोड़ा सा सिंथेसिस करेगा, उसके बाद जो है वो हट जाएगा और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो काम करता है यहाँ पे। लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है, लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर क्या होता है, हमें 1 सेकंड के इंटरवल के अंदर बार बार जो है प्राइमेज की जरूरत पड़ती है। प्राइमेज आता है, छोटा सा स्ट्रैंड सिंथेसाइज करा, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा। काम करने के बाद क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज हट जाएगा वापस से, क्योंकि वो लैगिंग स्ट्रैंड है। फिर आरएनए प्राइमर की जरूरत होगी, फिर प्राइमेज आएगा, छोटा सा प्राइमर सिंथेसाइज करेगा। ऐसे यूं जो है बहुत सारे प्राइमर की जरूरत होती है लैगिंग स्टैंड के ऊपर। तो 1 सेकंड के इंटरवल के अंदर जो लैगिंग स्टैंड है उसके ऊपर बार बार जो है प्राइमेज की जरूरत पड़ती है। बार बार प्राइमेज आएगा, हेलिकेज के साथ एसोसिएट होगा, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट होगा और वहाँ पे लैगिंग मतलब नए जो लैगिंग स्टैंड जो है उसकी सिंथेसिस कर देता है। जो डीएनए हेलिकेज और प्राइमेज जो है इसके बीच में इंटरेक्शन जो है वो काफ़ी वीक होती है, लेकिन जो है ये फंक्शन जो है ये बहुत स्ट्रांगली करता है, मतलब फंक्शन जो है वो स्टिमुलेट कर देता है इसके। जो हेलिकेज जो है ये प्राइमेज के फंक्शन को स्टिमुलेट कर देता है। और यहाँ पे वीकर इंटरेक्शन होती है। वीकर इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पे जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है वो लॉन्गर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स देखने को मिलता है, क्योंकि हेलिकेज और प्राइमेज के बीच में वीकर इंटरेक्शन है। वीकर इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की लेंथ जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वीकर इंटरेक्शन की वजह से प्राइमेज जो है वो काफ़ी देर के अंदर आएगा, तब तक हेलिकेज ही हो जाएगा और डीएनए पॉलीमरेज जो है वो सिंथेसाइज करेगा, फिर वो आएगा वापस आएगा। ऐसे यूं करके क्या होगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट की लेंथ हमें ज्यादा देखने को मिलती है। 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो देखने को
मिल जाता है। अब बात करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन रेप्लिकेशन फॉर प्रोटीन फॉर्म द इकोलाई रेप्लिजोम। ये था हमारे पास प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करते हैं रेप्लिजोम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। रेप्लिजोम के अंदर क्या आता है हमारे पास, हेलिकेज आता है, दैट इज द डीएनए बी, एसएसबी प्रोटीन आते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम और प्राइमेज, ये चारों एंजाइम्स आते हैं रेप्लिजोम कॉम्प्लेक्स के अंदर। डीएनए पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम्स का हमने अगर हम बात करें तो हमने इसके अंदर देखा था कि वहाँ पे टाउ सब यूनिट जो है वो काम करती है। टाउ सब यूनिट जो है हमने देखी थी वो एक फ्लेक्सिबल लिंकर की तरह काम करती है। वो हेलिकेज को जो क्लैंप लोडर के ऊपर लगी रहती है, हेलिकेज को और इसको डीएनए पॉलीमरेज को और हेलिकेज को क्या करती है, आपस में होल्ड करके रखती है। तो टाउ सब यूनिट जो है क्लैंप लोडर की, वो हेलिकेज को और डीएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम जो है उसको होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से जो हेलिकेज जो है इसकी एक्टिविटी 10 फोल्ड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो 10 फोल्ड क्या होगी, हेलिकेज जो है इसकी एक्टिविटी को, इसकी मूवमेंट को वो इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज कैसे करेगा, क्योंकि टाउ सब यूनिट जो है इसको होल्ड करके रखे हुए है, हेलिकेज को भी और डीएनए पॉलीमरेज 3 को भी, दोनों आपस में जो है वो इंटरेक्ट रहते हैं और आपस में क्या करते हैं, काम करते हैं। हेलिकेज और जब डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये आपस में टाउ सब यूनिट से आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएट है, तो ऐसा नहीं होता कि हेलिकेज जो है वो आगे बहुत दूर तक चला गया और डीएनए पॉलीमरेज बेचारा पीछे पीछे सिंथेसाइज करते करते आ रहा है धीरे धीरे। ऐसे नहीं होता, दोनों आपस में पास पास रहते हैं। हेलिकेज जो है वो डीएनए पॉलीमरेज को छोड़ के आगे नहीं भागता, दोनों एक दूसरे के आगे पीछे जो है वो चलते रहते हैं ये। तो जब एसोसिएशन होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 और हेलिकेज के बीच में, तो यहाँ पे हेलिकेज की जो एक्टिविटी होती है वो 10 फोल्ड एनहांस हो जाती है, क्योंकि हेलिकेज जो है वो धीरे धीरे काम करता है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये फास्ट एंजाइम है, ये प्रोसेसिव एंजाइम है, ये जल्दी जल्दी काम करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में रहते हैं, उसकी वजह से इसकी जो हेलिकेज जो है इसकी एक्टिविटी भी 10 फोल्ड इंक्रीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं टोपोआइसोमरेज 2 टाइप 2 जो टोपोआइसोमरेज जो है उसकी हम बात करते हैं, जो डीएनए गायरेज भी बोलते हैं, जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में यूज़ किया जाता है। हमारे पास ORIC साइट है, ORIC साइट से यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा। हमें पता है 180 डिग्री के ऊपर यहाँ पे टर साइट होती है, टर्मिनेशन साइट होती है, जिसके ऊपर टर्मिनेशन हो जाता है आके, तो रेप्लिकेशन यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास ये इंटरकैलेटेड स्टेट बन जाती है प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन के अंदर। इंटरकैलेटेड स्टेट जो है इसके ऊपर टोपोआइसोमरेज 2 जो है, जो ये गायरेज जो है हमारे पास, ये डीएनए गायरेज टोपोआइसोमरेज 2 हो गया, ये आके काम करता है, इसको ये डीकैटिनेट कर देता है। डीकैटिनेट करने के बाद ये जो दोनों के दोनों जो है हमारे पास ये अलग अलग हो जाते हैं। तो रेप्लिकेशन जो है ये 180 डिग्री अपोजिट जो है ये आके टर्मिनेट होता है। यहाँ पे जो टर्मिनेशन साइट है यहाँ पे टस प्रोटीन प्रेजेंट होता है, टस प्रोटीन दैट इज द टर यूटिलाइजिंग प्रोटीन। यहाँ पे आके ये रेप्लिकेशन जो है रुक जाता है। ये जो रेप्लिकेशन फोर्क है इसको ये आगे मूव होने ही नहीं देता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है, ये हमने पहले भी देखा था। तो मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि हमें पता है जो डीएनए जो है इसका इकोलाई का जो डीएनए है, अगर हम नॉर्मल बात करें तो वो 35 मिनट लेनी चाहिए उसको रेप्लिकेट करने में, मतलब 35 मिनट लेता है वो रेप्लिकेट करने के अंदर। लेकिन जब हम इकोलाई की अगर बात करें तो हर एक 20 मिनट के अंदर वो क्या करती है, वो डिवाइड हो जाती है। मतलब डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए तो 35 मिनट चाहिए, लेकिन इकोलाई जो है वो 20 मिनट्स के अंदर ही डिवाइड हो रही है फेवरेबल कंडीशन के अंदर। तो ये कैसे होता है, तो इसका जो रीज़न होता है वो है मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होता है, हमारे पास जो डीएनए है वो यहाँ से मतलब रेप्लिकेट होना शुरू हो गया, रेप्लिकेट होना शुरू हुआ तो जैसे ये एक यहाँ पे देख लीजिए आप, ये जो था हमारे पास, मान लीजिए यहाँ से जो है रेप्लिकेशन होना जो है वो शुरू हुआ है। तो रेप्लिकेशन होना जब शुरू होगा तो ये हो गया इधर, ये इधर हो गया, यहाँ से क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन होना शुरू हुआ है दोनों जगह से। तो इसका जो है यहाँ से सिंथेसिस शुरू होगी, इसकी यहाँ से सिंथेसिस शुरू होगी, यहाँ पे शुरू होगा इसका ये ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक नया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब जो है ORI जो है वो यहाँ पे सिंथेसाइज हो गया। तो यहाँ से दोबारा क्या होगा, इसको टेम्पलेट की तरह यूज़ करके यहाँ से फिर दोबारा सिंथेसिस शुरू हो जाएगा। तो ये मतलब यहाँ तक पहुँचेगा, कंप्लीट होगा भी नहीं, उससे पहले जो है एक और राउंड जो है वो शुरू हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो देखने को मिलते हैं, कि एक जो ORI जो है वो शुरू के अंदर उसने डिवाइड करना
शुरू किया, फिर वो रेप्लिकेट हो गया तो 2 बन गए ORI साइट, वो वहां से एक तो कंप्लीट भी नहीं हुआ है और दूसरा राउंड ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो भी शुरू हो गया। ऐसे मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन जो वो शुरू होते हैं कि पूरा का पूरा सिंथेसाइज होने से पहले जब वो हो जाता है, एक राउंड जब कंप्लीट होता है तो कुछ पार्ट जो सेकंड राउंड का होता है वो सिंथेसाइज हो चुका होता है, फिर वो फटाफट कंप्लीट कर लेता है और 20 मिनट के अंदर फेवरेबल कंडीशन में वो डिवाइड हो जाता है। तो एक ओरिजिन से तो सिर्फ एक बार ही रेप्लिकेशन होता है, लेकिन जब रेप्लिकेशन होता है तो ORIC साइट जो है वो डुप्लीकेट हो जाती है। डुप्लीकेट होने की वजह से जो न्यू ओरिजिन बना है वहां से रेप्लिकेशन जो है वो दोबारा फायर हो जाता है। फिडेलिटी के बारे में हमने हमारी जो प्रीवियस क्लास जो लेक्चर थे उसके अंदर देखा था कि जो ओवरऑल फिडेलिटी जो होती है हम बात करें तो 1/10⁻10 होती है। DNA पॉलीमरेज जो है उसका 1/10⁻7 होता है और 10⁻3 जो है वो मिसमैच मशीनरी जो है वो काम करती है, वो कर देती है। इसके अंदर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है और पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से ये 10⁻7 जो है शो करता है। ओवरऑल 10⁻10 हो गया। यहाँ पे सिंगल ओरिजिन है, उसी से मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो शुरू होते हैं, क्योंकि ओरिजिन जो है वो रेप्लिकेट होता रहता है। अब हम बात करते हैं कि इकोलाई के अंदर हमने देखा कि DNA पॉलीमरेज जो है वो 10⁻7 जो है एरर शो करता है, लेकिन ओवरऑल जो है वो 10⁻10 है। तो 10⁻3 कैसे आएंगे, मतलब मिसमैच मशीनरी जो है वो काम कैसे करेगी। तो हम मिसमैच मशीनरी जो है उसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें DNA AATP मतलब जो DNA A हो गया हमारे पास इनिशिएटर प्रोटीन हो गया उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा SAC A प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमारे पास डैम हो गया, दैट इज़ द DNA एडिनोसिन मिथाइल ट्रांसफरेज। DNA एडिनोसिन मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, ये जो एडेनिन जो होता है हमारे पास 4 बेस पेयर होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। एडेनिन के ऊपर क्या करता है, ये मिथाइलेशन कर देता है, वहाँ पे मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है। जब DNA AATP बाइंड स्टेट में रहता है तो वो एक्टिव रहता है, ये ORIC साइट जो उसके ऊपर बाइंड हो सकता है। लेकिन जब ये ADP बाउंड स्टेट में रहता है, जब ये इनएक्टिव होता है, ये ORIC साइट के साथ ये बाइंड नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए कि मिथाइल ग्रुप जो है वो डैम है हमारे पास, DNA एडिनोसिन मिथाइल ट्रांसफरेज। ये क्या करता है, ये मिथाइल ग्रुप ऐड करता है एडिनोसिन जो है इसके ऊपर ये क्या करता है, मिथाइल ग्रुप ऐड करता है। तो ये हमारे पास 4 बेस पेयर है GATC, इसके ऊपर एडिनोसिन के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो मतलब ग्वानिन आने की 4 में से 1 प्रोबेबिलिटी है, ऐसे ही एडेनिन आने की 1 में से 4, थायमिन आने की 1 में से 4, ऐसे 1/256 जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है इसकी टोटल। इकोलाई DNA रेप्लिकेशन इज रेगुलेटेड बाय DNA ATP लेवल एंड SAC A। मतलब जो DNA रेप्लिकेशन हो रहा है इसमें मिसमैच मशीनरी काम करेगी, तो DNA ATP लेवल और SAC A जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करते हैं अभी हम देखने वाले हैं। डैम जो है हमारे पास जो DNA एडेनोसिन मिथाइल ट्रांसफरेज, तो जो मिथाइलेशन कराता है एडेनिन के ऊपर, वो एक स्लो एंजाइम है। हमारे पास ये ORIC साइट है, ORIC साइट के अंदर ये 9 सीक्वेंस होगी, ये हमारे पास 13 सीक्वेंस होगी। इनिशिएशन होगा जब रेप्लिकेशन का, सबसे पहले जो ये हमारे पास पेरेंटल स्ट्रैंड होते हैं ये फुल्ली मिथाइलेटेड होते हैं। इसके अंदर जो एडेनिन जो होता है उसके ऊपर मिथाइलेशन होता है। DNA A डैम जो होता है हमारे पास, डैम जो है मिथाइलेशन करके रखता है। मिथाइलेटेड स्टेट के अंदर DNA A जो है वो अपने ATP जो है उसकी वजह से यहाँ पे आके बाइंड हो सकता है, तो वो DNA A आएगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है ORIC साइट इसको आके वो रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करके आके बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने की वजह से क्या होगा, रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। जब रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे ये ओपन हुआ, तो एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड है जिसके ऊपर मिथाइलेशन हो रखा है। जो न्यू स्ट्रैंड जो जनरेट हुआ है, हमें पता है डैम जो है ये स्लो एंजाइम है, तो इतने टाइम में ये यहाँ पे मिथाइलेशन नहीं कर पाता। मिथाइलेशन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, न्यू स्ट्रैंड तो अनमिथाइलेटेड है और ओल्ड स्ट्रैंड जो है मिथाइलेटेड है, तो एक मिथाइलेटेड एक अनमिथाइलेटेड कैसे स्टेट होगी, हेमी मिथाइलेटेड स्टेट हो जाती है। हेमी मिथाइलेटेड स्टेट जो है वो SAC A प्रोटीन है, SAC A प्रोटीन के लिए फेवरेबल होती है कि SAC A प्रोटीन जो है हेमी मिथाइलेटेड स्टेट के अंदर वो इजीली आके बाइंड हो सकता है। तो हमारा जो ये ओल्ड और न्यू स्ट्रैंड जो है इसके ऊपर ये SAC A प्रोटीन जो है दोनों स्ट्रैंड के ऊपर ये आके बाइंड हो जाएगा, ऐसे दोनों स्ट्रैंड पे आके बाइंड होगा। SAC A प्रोटीन न्यू पे भी और ओल्ड पे भी, दोनों पे हेमी मिथाइलेटेड स्टेट के ऊपर आके जाके बाइंड हो जाएगा।
अगर सेक ए प्रोटीन यहाँ पे आके बाइंड हो गया तो ये जो है GATC के अंदर जो एडेनिन जो है इसके मिथाइलेशन के चांस को और भी रिड्यूस कर देगा। मतलब डैम जो है एक तो स्लो एंजाइम था, उसने पहले ही मिथाइलेशन नहीं किया, ऊपर से सेक ए और आके बाइंड हो गया। सेक ए आके बाइंड हो गया तो वो एडेनिन को बिल्कुल भी वहाँ पे क्या जो है मिथाइलेशन उसका कर ही नहीं पाएगा। ये हेमी मिथाइलेट स्टेट के अंदर जाके बाइंड हो गया, मिथाइलेशन ही नहीं हो पाएगा। और दूसरा हमें पता है कि जो हमारे पास DNA प्रोटीन जो है DNA ATP जो हमारे पास इनिशिएटर प्रोटीन है उसको बाइंड होने के लिए फुल्ली मिथाइलेटेड स्टेट चाहिए। मतलब जो दोनों के जो दोनों स्टैंड जो है वो मिथाइलेटेड कंडीशन में होने चाहिए, तभी वो आके बाइंड होगा। लेकिन ये हेमी मिथाइलेटेड है तो ना तो यहाँ पे डैम आके काम कर सकता, जो हमारे पास DNA एडेनोसिन मिथाइल ट्रांसफरेज है, ना ही यहाँ पे आके DNA काम कर सकता, क्योंकि सेक ए यहाँ पे आके बाइंड हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए कि ना तो यहाँ पे आके डैम काम कर सकता, ना ही यहाँ पे DNA जो है वो आके काम कर सकता है। तो और ये सेक ए जो है यहाँ पे बाइंड है, तो ऐसे के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पास मिसमैच मशीनरी जो है वो काम करती है। मिसमैच मशीनरी को टाइम मिल जाता है यहाँ पे काम करने का, वो काम करती है। अगर यहाँ पे कोई भी एरर नहीं होता है, सब कुछ ठीक होता है, तो उसके बाद सेक ए जो है यहाँ से रिमूव हो जाता है। सेक ए के रिमूव होने के बाद यहाँ पे डैम आता है, DNA एडिनोसिन मिथाइल ट्रांसफरेज ये आता है। ये आके जो न्यू स्ट्रैंड जो है उसको भी क्या करता है, ये मिथाइलेट कर देता है। मिथाइलेट करने के बाद डैम जो है ये भी चला जाता है यहाँ से, और फुल्ली मिथाइलेटेड स्टेट के ऊपर फिर जो है हमारे पास DNA प्रोटीन जो है वो आके बाइंड होगा और रीइनिशिएशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास DNA प्रोटीन और सेक ए प्रोटीन जो है इसके पास बाइंडिंग के लिए कंपटीशन होता है, क्योंकि हमें पता है DNA जो है वो भी बाइंड हो सकता है और सेक ए भी बाइंड हो सकता है। लेकिन एक तो अनमिथाइलेटेड स्टेट है, अनमिथाइलेटेड स्टेट रहेगी तो सेक ए के बाइंड होने के चांस रहेंगे। तो DNA जो है इसको डिफीट होना चाहिए कंपटीशन के अंदर, ताकि मिसमैच मशीनरी जो है वो काम कर सके। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास DNA जो ATP जो है कुछ तो वो इनिशिएशन प्रोटीन की तरह जैसे इसने काम किया पहले वो कर दिया, तो वहां पे ये ADP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ADP के अंदर कन्वर्ट हो गया तो ये वैसे ही मतलब इसकी अमाउंट वैसे ही रिड्यूस हो जाती है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे जो स्लाइडिंग क्लैंप जो है वो एक प्रोटीन को और रिक्रूट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं HDA, होमोलॉग ऑफ DNA। ये होमोलॉग ऑफ DNA क्या करता है, जब बीटा क्लैंप इसको क्या करता है, रिक्रूट कर देता है, तो ये DNA ATP को ये ADP में कन्वर्ट कर देता है। जब ये ADP में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये वैसे बाइंड नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास क्या होता है, DNA प्रोटीन एक तो फुल्ली मिथाइलेटेड स्टेट के अंदर बाइंड होता है, हेमी मिथाइलेटेड में वो वैसे ही बाइंड नहीं हो पाता, क्योंकि फिर सेक आके बाइंड हो जाता है। अगर थोड़े बहुत चांसेस हो भी उसके, तो क्या करता है, बीटा क्लैंप जो है वो एक प्रोटीन को रिक्रूट करता है, दैट इज द HDA, होमोलॉग ऑफ DNA। जब वो होमोलॉग ऑफ DNA को कर देता है तो वो जो जितना भी DNA ATP बाइंडिंग स्टेट के अंदर बचा हुआ है ना, वो उसको ADP के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ADP के अंदर कन्वर्ट होने के बाद वो वैसे ही बाइंड नहीं हो पाता, और अगर कुछ अमाउंट अगर है भी जाती तो क्या होता है, वैसे ही उसके अमाउंट कम हो जाते, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो उसने पहले रेप्लिकेशन शुरू हुए, जरूरी थोड़ी है एक ही जगह पे रेप्लिकेशन हो रहा हो, बहुत सारी जगह पे रेप्लिकेशन होता रहता है, तो वो वहां पे चले जाते हैं, वहां पे वो जाके बाइंड हो जाते हैं, तो वैसे ही अनअवेलेबल हो जाते हैं। तो एक तो उसके अमाउंट वैसे ही कम होगी ORIC साइट पे बाइंड होके, दूसरा जो है HDA इस पे काम करेगा, होमोलॉग ऑफ DNA इसको ADP स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और तीसरा क्या होगा यहाँ पे कि जो सेक ए जो है वो वहां पे जाके बाइंड हो जाएगा हेमी मिथाइलेटेड स्टेट के अंदर, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, मिसमैच मशीनरी को टाइम मिल जाएगा, मिसमैच मशीनरी अपना काम कर लेगी। मिसमैच मशीनरी के काम होने के बाद क्या होगा, सेक ए है वो वहां से डिसोशिएट हो जाएगा। डिसोशिएट होने के बाद जो है हेमी मिथाइलेट स्टेट जो है फुल्ली मिथाइलेटेड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि डैम वहां पे काम करेगा, और फुल्ली मिथाइलेटेड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे रीइनिशिएशन हो जाएगा रेप्लिकेशन का, रेप्लिकेशन जो है वो रीइनिशिएट हो जाएगी। अब एक छोटा सा हमारे पास ये है टॉपिक की रेप्लिकेशन म्यूटेशन इन जीन। जीन के अंदर रेप्लिकेशन म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप के जीन होते हैं, एक होता है क्विक स्टॉप जीन, एक होता है स्लो स्टॉप जीन। क्विक स्टॉप क्या होता है कि मतलब जिसके अंदर म्यूटेशन हो गया तो फटाफट रेप्लिकेशन जो बंद हो जाएगा, जैसे हेलिकेज है, हेलिकेज में म्यूटेशन हो गया, हेलिकेज लोडर में हो गया, DNA के अंदर DNA पॉलीमरेज 3 प्राइमेज, इनके अंदर अगर म्यूटेशन होता है तभी की तभी रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हेलिकेज के अंदर हो गया तो अनवाइंड नहीं कर पाएगा।
अनवाइंड ही नहीं कर पाएगा तो रेप्लिकेशन होगा कैसे। हेलिकेज लोडर में हो गया तो वो हेलिकेज को लोड ही नहीं कर पाएगा, लोड ही नहीं कर पाएगा तो वो अनवाइंड नहीं होगा, अनवाइंड नहीं होगा तो रेप्लिकेशन नहीं होगा। डीएनए ए के अंदर अगर म्यूटेशन हो गया मतलब इसके जीन में, तो डीएनए इनिशिएटर प्रोटीन है, इनिशिएटर प्रोटीन सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज करता है, तभी वो हेलिकेज को लोड करता है, आगे की प्रोसेस चलती है। अगर यही नहीं बाइंड हो पाएगा, इसी के अंदर म्यूटेशन हो गया तो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, आगे प्रोसेस नहीं चलेगी। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये एक प्रोसेसिव एंजाइम है, ये पूरे पूरे रेप्लिकेशन को आगे चलाता है। अगर इसी के अंदर रेप्लिकेशन म्यूटेशन हो गया तो रेप्लिकेशन ही नहीं हो पाएगा। प्राइमेज के अंदर अगर हो गया तो प्राइमेज क्या करता है, ये प्राइमर ऐड करता है, तभी तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो रेप्लिकेशन की प्रोसेस को आगे लेके जाता है। अगर प्राइमर को ही ऐड नहीं करेगा तो प्रोसेस नहीं होगी, तो ये क्विक स्टॉप होते हैं। दूसरा होता है स्लो स्टॉप। स्लो स्टॉप के अंदर डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है और डीएनए लाइगेज आता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 3 वो काम कर देगा। डीएनए लाइगेज के अंदर कुछ दिक्कत हो जाती है तो भी मतलब स्टॉप होता है, लेकिन मतलब इतनी वो नहीं होती, दिक्कत नहीं होती। तो क्विक स्टॉप के अंदर तो तभी की तभी जो है प्रोसेस बंद हो जाती है, और इसके अंदर जो है स्लो स्टॉप के अंदर मतलब थोड़े टाइम बाद होती है, यहाँ पे बहुत कम चांस होते हैं यहाँ पे बंद होने के। बीटा क्लैम्प की बात करें तो बीटा क्लैम्प जो है ये इंटरमीडिएट होता है, ये क्विक और स्लो स्टॉप जो है दोनों के बीच का होता है, मतलब ये इंटरमीडिएट टाइप का जीन होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बारे में। थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।